बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम रिएक्शन काइनेटिक्स, इसमें मेन फोकस हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। और लाजमी बात है कि आपके एंटी टेस्ट में इससे क्वेश्चन आएगा, लाजमी बात है कि आएगा, इसमें से तो आना ही आना है ना हर सूरत। इसको समझना नहीं है, सीखना है, सीखने की कोशिश करना कि आप यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं क्या आपके किसी और को बता सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हम डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं ना। द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशंस इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। अब ये क्या लिखा है, ये डेफिनेशन तो आप एफएससी में रट्टा लगा लेते हैं ना। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या हमें बता रहा है, जरा इसकी तरफ आते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B, ये रिएक्टेंट्स है, गोज टू C प्लस D, ये रिएक्शन है। इसमें A और B रिएक्टेंट, C और D प्रोडक्ट। मेरा कोई प्रोडक्ट से आज जितना लेना देना नहीं है। A B C D, ये जो मैंने स्मॉल ABC लिखे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया। इनको नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, इन्हें हम कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मैस एक्शन, तो आपके पास, और उसके बाद मैं फाइनल पे आता हूं, और उसके बाद आप एक इक्वेशन लिखते हैं, वो है रेट दैट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। आज हमारी डिस्कशन सिर्फ इस इक्वेशन के गिर्द ही घूमेगी, सारी डिस्कशन। अब ये आपके पास आ गया, क्या यहां बतौर एक्सपोनेंट में ए और यहां एक्सपोनेंट बतौर बी लिख सकता हूं? आंसर है नो, नेवर। क्यों जी? क्या ये इसके ऊपर मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखूंगा? नहीं लिखेंगे। तो फिर इसके ऊपर मैं क्या लिखूं? इसके ऊपर आप लिखो एक्स वाई लिख दो, एम एन लिख दो। अच्छा, ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई जो है ना, ये एक्स एंड वाई, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, ये एक्स एंड वाई क्या हो सकता है? ये एक्स एंड वाई जो है ना, ये नेगेटिव में हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी 1/2 जिसे आप 0.5 कहते हैं। इसमें से कोई एक वैल्यू ये एक्स और वाई आ सकती है। अच्छा, कैसे ये वैल्यू कैसे आएगी? फॉर दिस यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी ये जो आप वैल्यू लाना चाहते हैं ना, एक्स और वाई, दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है और इन्हीं को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर आप इन दोनों का सम लेंगे, एक्स प्लस वाई, उसको यही तो लिखा है, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट, इनका सम लेना है, टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन है, इसमें कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर जो आए, यानी रेट इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का नाम बहुत बहुत बार आपको पूछा जाएगा। मैं आज की गुफ्तगू में इसी को बार बार बोलूंगा, मैं कहूंगा रेट इक्वेशन लिखो, रेट इक्वेशन लिखो, रेट इक्वेशन लिखो। व्हाट इज दिस वन इज द रेट इक्वेशन। हम इसको दो नाम देते हैं, हम इसे रेट इक्वेशन भी कहते हैं और हम इसको किसी हद तक रेट लॉ भी कहते हैं, रेट लॉ भी कहते हैं। बाद चीजें ऐसी आ जाती हैं जो एफएससी एंटी टेस्ट लेवल से ऊपर चली जाती है, मैं उनको फिर बीच में अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा होता हूं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर फोकस रहें। ये रेट इक्वेशन तब होगी अगर यहां पे और यहां पे एक्स और वाई ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज लगाएं, फिर इसको मैं रेट इक्वेशन लूंगा। और जब ये रेट इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं, पहली बात जो मैंने आपको बता दी कि रेट इक्वेशन में ये जो एक्सपोनेंट आते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन की हुई इनमें से कोई एक वैल्यू है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से कैसे डिटरमाइन करना? नाउ दिस इज द एंटी टेस्ट। एक्सपेरिमेंट से कैसे डिटरमाइन करते हैं? अच्छा, मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, फिर मैंने आपसे पूछना है कि मैंने आपको क्या समझाया। जरा गौर से देखना,
मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास मैं जानना चाहता हूं ये ए के ऊपर जो एक्स है, ये एक्स क्या वैल्यू होगी, क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ए को लेता हूं, ए, और मैं बी को लेता हूं, और मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं। मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात करूंगा। सुनना, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए ली 1 मोल पर डीएम क्यूब पर 1 मोल पर डीएम क्यूब। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी ली 1 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, जब मैंने इनको इतना लिया, मैं फर्ज करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन था 0.5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये आपको समझाने के लिए ये मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब काम करो, क्या जानना चाहते हो, एक्स को। आप ना कंसंट्रेशन ऑफ बी को कांस्टेंट करो, यानी आप इसको 1 ही रहने दो, 1 ही रहने दो। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज ना करो, ये 1 ही रहने दी। अब आपने क्या करना है, आप ना कंसंट्रेशन ऑफ बी इसको डबल कर दो, डबल 1 से 2 मोल पर डीएम क्यूब करो। अब गौर से सुनिए मेरी बातें, मैं ना 3-4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, 3-4 पॉइंट्स गौर से। मैंने कहा कि मैं एक्स की वैल्यू जानना चाहता हूं, एक्स क्या होगा, उसके लिए मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी को कांस्टेंट रखा, उसमें कोई चेंज नहीं लाया। मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल, ये डबल लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट, 2 गुना डबल कर दिया। तो अब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब ही रहे, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फिर मैं एक्स जो है ना, एक्स ये 0 लूंगा, ये एक्स 0 लूंगा। आपने क्या याद रखना है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए इसको बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं और रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तो फिर हम एक्सपोनेंट क्या लेंगे, 0। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब अगली बात, मैंने दूसरा काम, नेक्स्ट मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 1.0 मोल पर डीएम क्यूब, ये भी डबल हो गया। अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, तो फिर हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1। मैं एक और बात करता हूं, अगर आपको समझ आ जाए, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना करता, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो जाता, फिर भी मैंने 1 लिखना था। अगर इसकी कंसंट्रेशन को मैं 8 टाइम्स इंक्रीज करता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी रेट ऑफ रिएक्शन भी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता, फिर भी मैंने 1 लिखना था। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए जितने गुना बढ़ाएंगे, जितने टाइम्स इंक्रीज करेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना इंक्रीज कर जाए, तो फिर एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1। ये मेरी बात को ज़हन में रखना। तीसरा पॉइंट, मैंने इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज, डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। मैं यहां पे ना 4 टाइम्स लिख देता हूं, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया, तो फिर मैं एक्स की जगह पे 2 लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने से, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाए, 8 गुना, तो फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं एक्स की जगह पे 3 लिखूंगा। एक और बड़ी खूबसूरत बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन बोलने जा रहा हूं। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को 4 गुना बढ़ाऊं, 4 गुना 4 टाइम, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम इंक्रीज करूं, 4 गुना बढ़ाऊं, 4 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाई, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 2 टाइम बड़ा है, लेकिन 2 टाइम, 4 गुना कंसंट्रेशन बढ़े, ये 2 टाइम बढ़ा, ये 4 टाइम, ये 2 टाइम, तो फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं कहूंगा ये जी हाफ आना चाहिए, यानी 0.5 आना चाहिए। और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं
अगर मैं कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाता हूं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है, बढ़ता नहीं है, यहां तो बिल्कुल ही नहीं ना बढ़ा, यहां जितना कंसंट्रेशन बढ़ाई उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, यहां कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ा, यहां कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाई रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, इधर तो बड़ा है ना। लेकिन अगर मैंने कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई जैसे ये किया, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, कम हो गया, तो फिर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगी। ये जो मैंने बातें बोली है ना, अगर ये आपको समझ आ रही है ना, समझ, तो फिर ये सारा आगे जो पॉइंट डिस्कस करने वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह अब ये जो सारी की सारी मैं बातें कर रहा हूं ना, ये थ्योरेटिकली नहीं है। फॉर दिस यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ही ये आता है कि कितने गुना आप रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना। बिल्कुल इसी तरह इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ वाई, वो क्या होगी, उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को कांस्टेंट कर दो और फिर आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ। तो अब आप देखो कि बी की कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना फर्क पड़ रहा है, उसी के लिहाज से आप फिर वाई के लिए कोई ना कोई डिजिट चूज करोगे। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी, पॉजिटिव भी, अप टू 3 से ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना बहुत मुश्किल है, ना होने के बराबर। और फिर आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब मैंने अब तक आपको क्या समझाया, मैंने कहा कि ये जो रेट इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटली मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके लिए मैंने कैसे करते हैं वो आपको बता दिया। और इसमें अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ये x प्लस वाई जेड, ये आपके पास एक और मैं बात बताता चलूं, वो ज़हन में रखनी। ये जो आपके पास इक्वेशन है, रेट इक्वेशन या रेट लॉ, ये हमें बता रही है कि ये वाला रिएक्शन ऊपर वाला, ये रिएक्टेंट ए के लिहाज से इसका ऑर्डर x है, रिएक्टेंट बी के लिहाज से इसका ऑर्डर y है, और दोनों रिएक्टेंट के लिहाज से इसका ऑर्डर जो है वो x प्लस वाई है। ये जो मैंने आपको बात समझाई है ना, अगर मैं इसको ना ग्राफ की सूरत में आपके साथ डिस्कस करूं ना कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन और फिर ऑर्डर से क्या रिलेशन है, तो जरा ये ग्राफ्स देखिएगा। ये आपके सामने 4 ग्राफ्स है। ये जो फर्स्ट वन है, दिस वन इज अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इसमें देख लो कि कंसंट्रेशन के ऊपर जो जीरो है और वो जो आपके पास लाइन आ रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल आ रही है। ये अगर आप बाकी तीनों देखेंगे उनमें एक सिमिलैरिटी ये है। सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों में ना एक आपके पास इंक्लाइंड लाइन है और सिर्फ फर्क तीनों में क्या है, वो नीचे कंसंट्रेशन का। पहले में कंसंट्रेशन की पावर 1 है, दूसरे में कंसंट्रेशन की पावर 2 है और तीसरे में कंसंट्रेशन की पावर 3 है। ये जो मैंने आपको ग्राफ बताए ना, आपसे ये ग्राफ, इनमें से कोई एक ग्राफ भी बतौर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आपको अपने आप को इन ग्राफ्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, मैं आपको ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं कि क्या क्या बातें आपने याद रखनी। पहली बात आपने याद रखना है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बात दफा आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये बातें आपको आनी चाहिए। दूसरा, इसकी वैल्यू मैंने बता दी, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव ये, लेकिन पॉजिटिव होगी तो अप टू 4 है, 1 से 4 तक, और नेगेटिव भी हो सकती है, मैंने कही है, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो OR है ना, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब पे ये ना, यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, एक्सटर्नल फैक्टर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर ही है। अच्छा, एक और बात, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये ना 2 चीजों में मैं कहूंगा कि ये जो OR है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 चीजों को कोरिलेट करता है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को, साधारण रेट से इसका पता चलता है, और दूसरा फिर ये हमें मैकेनिज्म ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन उसके बारे में बताता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेने के लिए एक और भी पॉइंट को आपको बताना चलूं, आपके पास रेट इक्वेशन का होना जरूरी है। रेट इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। रेट इक्वेशन को मैंने रेट लॉ भी दिया। एक और बात वो मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर आपके पास ना रिएक्टेंट में से अगर कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा, लार्ज एक्सेस, एक तो लार्ज हुआ ना तो फिर लार्ज एक्सेस भी आ गया। अगर कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा तो उसके ना कंसंट्रेशन रेट इक्वेशन में अपीयर नहीं होगी। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है नॉट अपीयर इन रेट इक्वेशन। मतलब क्या है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कुछ पॉइंट सीधा पॉइंट्स वो आपको बताए कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट लगता है। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, आइए देखिए स्टूडेंट। अब मैं आपको ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ सीधा बातें बताने जा रहा हूं। कम से कम इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। ये जो मैं बातें बताऊंगा ना, हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 3-3, 4-4 पॉइंट्स ये आपको आने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर इनसे रेलेवेंट कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप उसको आंसर कर सके। अब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या कहता हूं? ए गोज टू प्रोडक्ट। अगर इसकी मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास ये आ गया, रेट दैट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए इज पावर जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए पावर जीरो ही आएगा ना, एक्सपोनेंट जीरो ही आएगा, फिर हम इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और आप जानते हैं ना, अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट जीरो होगा तो वो 1 के बराबर, और यूं अगर ये 1 के बराबर होगा तो रेट फिर किसके इक्वल आ गया? के के इक्वल। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको यूनिट्स ऑफ के आने चाहिए। अब के जो यूनिट्स हैं इसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए वो वही हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के हैं। यानी रेट के क्या थे? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अब ये जो मैंने बोला है ना, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। एमसीक्यू क्या आता है कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें के यूनिट वही हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के हैं। तो आंसर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल आपको आनी चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ, एक तो लफ्ज ज़हन में बिठाओ ना, एक तो लफ्ज ज़हन में बिठाओ। मैं इसी के एग्जांपल की तरफ आता हूं कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, आपके पास एक मशहूर जमाना रिएक्शन है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या है? आपके पास है 6CO2 plus 6H2O goes to C6H12O6 plus 6O2। अब इसमें आप देखते हैं एरो के ऊपर आप क्या लिखते हैं? सनलाइट। अब देखो ये है रिएक्टेंट्स, और जो प्लांट्स हैं वो हवा से ऑक्सीजन और जमीन से वाटर इसको लेते हैं। दोनों रिएक्टेंट्स उनको अवेलेबल है, लेकिन एट नाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सीज। रात के वक्त ये सीज हो जाता है। क्यों? क्या रात के वक्त हवा से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो, या क्या रात के वक्त जमीन में वाटर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रात के वक्त खत्म हो जाती है? आंसर है नो। असल में ये डिपेंड किस पे करते हैं? सनलाइट पर। यानी इनका जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। लिहाजा जब आप इनकी रेट इक्वेशन लिखेंगे ना, तो रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इनके ऊपर क्या पुट करोगे? जीरो जीरो पुट करोगे और बताओगे कि दिस वन इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक रिएक्शन है H2 plus Cl2, ये भी गैस एंड यू हैव 2HCl। अब ना ये रिएक्शन सनलाइट में होता है। अगर आपने ये दोनों गैसेस कंटेनर में लेकर उसको डार्कनेस अंधेरे में रख दो, ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब दिस वन इज आल्सो द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये भी फोटो। एक मैं और आपको रिएक्शन बताता हूं, और वो है अगर आप अमोनिया ले, अगर आप अमोनिया जो है NH3 इसको डीकंपोज करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन की मौजूदगी में, आप इसको हीट करें, वार्म करें, हीट करें, इट विल डीकंपोज एंड गिव्स द N2 plus H2। तो N2 plus 3H2 ये आपके पास 2NH3 बनेगा। ये भी गैसेस बनी। ये वाला जो रिएक्शन जो है दिस वन इज आल्सो द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक और चीज है, और वो क्या है
कि तमाम जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दे आल्सो फॉलो द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा मैंने? ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शंस फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ बातें जो मैंने आपको जीरो ऑर्डर के बारे में बताई है ना, ऐसी ही आपने बातें बाकी ऑर्डर्स के बारे में भी जाननी है स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने जीरो ऑर्डर को लिया ना, ये सारी बातें बिल्कुल इसी तरह आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही आपके पास होनी चाहिए। मसलन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम कहते हैं कि ए गोज टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। फिर हम कहते हैं कि इसके लिए जो रेट इक्वेशन है मैं इधर ही लिखूंगा, रेट दैट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऊपर 1 लिखें ना लिखें, अंडरस्टूड 1 लिखा हुआ है, और यूं फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये लेना ना हमने, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगर मैं इसके लिए यूनिट ऑफ के की बात करूं, यूनिट ऑफ के, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको बातें, इसके लिए के यूनिट जो है वो पर सेकंड है, खुद ही निकाल लीजिएगा। हमें एग्जांपल्स आनी चाहिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल्स की बात की है। इसमें मैं 2 एग्जांपल्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक मैं डिस्कस करूंगा डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। ये एग्जांपल ना हमें आगे भी काम देगी। मेरे पास ये N2O5 है, 2N2O5 इट गोज टू 2N2O4 एंड O2। एक और भी नुक्ता, जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना तो कुछ बातें हमारे पास आती जाती है। अब इसमें नुक्ता क्या है? नुक्ता यह है कि जब मैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेना चाहता हूं, मुझे तो इसकी रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इतना लिखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने रेट लिखना होता है के, और जो रिएक्टेंट है ना उनके किताब, असल होता है कि आप यहां पे एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे, दिस वन इज द प्रॉब्लम, और उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। यहां जो लिखना है ना वो एक्सपेरिमेंट से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या इसमें ये जो 2 है इसको मैं यहां ना लिख दूं? आंसर है नो, नेवर, कभी नहीं लिखना। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप 2 को लिखकर। फिर हमें यहां पे ना एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर N2O5 अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना बढ़ता है। बताओ ये ऊपर मैं क्या लिखूंगा? आंसर है 1, मैं यहां 1 लिखूंगा। इसका मतलब है कि यहां 2 नंबर ऑफ मोल्स होने से हमें गलतफहमी होती कि शायद ये यहां 2 आएगा, ये सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि दिस इज नॉट द सेकंड ऑर्डर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये याद रखना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बिल्कुल इसी तरह आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप ना अमोनियम नाइट्रेट ले लें। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट, मैं यहीं पर लिख देता हूं, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, आप इसको बल्कि अमोनियम नाइट्राइट लें, इसको डिकम्पोज करें। जब ये डिकम्पोज होगा तो ये आपके पास नाइट्रोजन बनेगा और प्लस आपके पास 2 वाटर बन जाएंगे, 2H2, ये आपके पास। अब ये जो अमोनियम नाइट्राइट है इसकी डिकम्पोजिशन भी ये फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसकी भी जब आप रेट इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन के साथ आप 1 पुट करेंगे, 1 लिखेंगे। स्टूडेंट ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर की बताई, मैंने आपको सेकंड ऑर्डर की जीरो की बताई, फर्स्ट ऑर्डर की बताई। मैं कुछ काम आपको भी देता हूं, आप सेकंड ऑर्डर को देखें। सेकंड ऑर्डर के लिए यही सारी बातें। आप थर्ड ऑर्डर को देखें। मैं आगे बढ़ता हूं। एक और बड़ी खूबसूरत बात वो है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, जरा इस पे आना। मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आपके पास आ गई जी, मेरे पास ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, ये मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया और साथ HCl बना। ये मेरे पास एक रिएक्शन। मैं ना इसका ऑर्डर जानना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ऑर्डर के लिए आपको रेट इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। और रेट इक्वेशन जब मैं लिखना हो तो ये आ गया रेट दैट इज इक्वल टू के, ये इतना तो मैं खुद ही लिख लूंगा ना, CHCl3
इसके लिए तो मुझे किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है ना, इतना लिखने में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर। हाँ, असल जो काम की चीज है उसके लिए तो फिर एक्सपेरिमेंट चाहिए, और वो है कि यहां पे आप एक्सपोनेंट क्या लेंगे। अच्छा, मैं आपके साथ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा शेयर करता हूं, मुझे आपने बताना है कि मैं यहां पे एक्सपोनेंट क्या लूं। अगर हम क्लोरीन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट, तो जितने गुना क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उतने गुना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। इट्स ओके। हाँ, तो फिर इसके यहां पे क्या आएगा 1। अब असल आपका इम्तिहान अब आ गया। अब मैंने यहां पे एक्सपोनेंट लाना है। अब मेरा फोकस किस पे आ गया? क्लोरीन पे। अब मैं बड़ा क्या कहता हूं, अगर आप क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट कर दो, अगर आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ता है। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन 4 टाइम, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम। 4 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ा। क्या लिखूं? यहां पे आप लिखोगे हाफ, हाफ लिखो। अब आप दोनों का सम लो, तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 1 + 1.5, यानी ये आपके पास 1.5 आ गया, या इसे 1.5 आप कहते हैं। ये फ्रैक्शन में आया, सो दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं एक और भी एग्जांपल आपको बताता हूं, जरा देखो। मेरे पास ना ये रिएक्शन है, H2 + Br2 goes to 2HBr। इसमें भी सेम स्टडी जो इधर बात हुई है ना, अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूं, रेट दैट इज इक्वल टू के तो आना है ना, के बगैर तो बात नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, वो ही जो गुफ्तगू मैंने इधर की ना, वो ही मैं इधर करूंगा कि अगर आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें, जितने टाइम्स हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं उतने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो इसका मतलब है यहां पे हम पुट करेंगे 1। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें, अब अगर आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ता है, तो यहां पे आप क्या लेंगे? हाफ। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही जो अभी मैंने कहा 1.5, या जिसे हम क्या कहते हैं 1.5। ये 2 एग्जांपल आपके पास। एक बहुत बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात, जरा देखिएगा। मेरे पास ना, मैं अभी ना उसका नाम नहीं लिखूंगा, मैं आपको ना 2 रिएक्शन समझाता हूं आपके पास। मेरे पास पहले तो मशहूर जमाना रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक तो ये, फिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल बोरोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल बोरोमाइड, इसके हाइड्रोलिसिस। पहले ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पे आओ। मैं रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये आपकी बुक में कई दफा आया है, 8-9 दफा तो मैं ही पढ़ाता हूं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये आपके पास एस्टर है, CH3C+O ये मैं ना इथाइल, ये चलें इसको मैं C2H5 कर देता हूं। ये इथाइल एसीटेट है, ये एक एस्टर है, इसका मैं वाटर से रिएक्शन करवाता हूं। अब ये कहलाएगा हाइड्रोलिसिस वाटर से, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहलाएगा। मेरे पास ना ये एस्टिक एसिड बनेगा, CH3COOH, और साथ इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन है। अच्छा, अब मैं ना इसके रेट इक्वेशन लेना चाहता हूं, तो वेरी सिंपल, रेट इक्वेशन में कौन सा प्रॉब्लम है? रेट दैट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन इज CH3CO2C2H5। मैंने ना ये दोनों ऑक्सीजन, इसको O2 कह दिया, और साथ आपके पास वाटर। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या ठीक है? नो, ये ठीक नहीं है। अब हमें तो एक्सपोनेंट चाहिए ना, एक्सपोनेंट चाहिए। तो मैं आपके साथ ना डाटा शेयर करता हूं, और एक अहम नुकता मैं आपसे कहता हूं, जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक नई बात हमारे पास आती है, उसको अपने इल्म का, अपनी मालूमात का, अपने कॉन्सेप्ट का हिस्सा बना लो। अच्छा, अब यहां पे क्या बात आ रही है? बात ये आ रही है कि आपके पास जो वाटर है ना, वाटर, दिस रिएक्टेंट, वाटर इज इन लार्ज एक्सेस। बड़ा जुल्म है यहां पे, बड़ा जुल्म है। वो बोला क्या? ये नहीं कहा कि वाटर इज इन एक्सेस, यानी वाटर बहुत ज्यादा है, एक्सेस मीन ज्यादा है, लेकिन कहा कि लार्ज एक्सेस, बहुत ज्यादा है। यानी आपने एक बहुत बड़ा टब पानी का भरा हुआ है, उसमें एक कतरा आप इसको डाल रहे हैं। क्या ये बताना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वाटर इज इन लार्ज एक्सेस,
और अब एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है कि अगर आप एस्टर की कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना बढ़ता है। ओ इट्स ओके, ये इसके ऊपर फिर आएगा 1। लेकिन मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ फीचर्स आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मैंने कहा था कि अगर कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज इन लार्ज एक्सेस? इसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही, इसके ऊपर हम क्या पुट करेंगे? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया फर्स्ट। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसमें नई बात कौन सी है? नई बात इसमें यह है, नंबर 1, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और अगर कोई भी रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में हो तो आप उसको रेट इक्वेशन में अपीयर नहीं करवाएंगे, उसकी पावर ही 0 आती, वो 1 के बराबर है, ना लिखो उसको रेट इक्वेशन में, क्या लिखने की जरूरत है? ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? अब जितनी आप फॉरेन बुक्स पढ़ लें वो तो इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कहती है, लेकिन हमारी बुक कहती है कि नहीं, इसको एक मखसूस नाम दे। हमारी बुक कहती है कि इसको आप नाम दो, दिस इज PSEUDO, सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सोडो फर्स्ट ऑर्डर, क्या मतलब सोडो? सोडो के वैसे तो मीनिंग है झूठ मूठ, झूठ मूठ, सोडोपोडिया, झूठ मूठ के पांव। तो सोडो, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं? वो कहते हैं जी, देखिए मेरी बात को सुने, 2 रिएक्टेंट्स है ना, तो हमारे ज़हन में ये ख्याल तो आता है ना भाई 2 रिएक्टेंट हैं और अगर दोनों की कंसंट्रेशन एटलीस्ट 1 और 1 हो तो ऑर्डर 2 तो होना चाहिए, तो इसलिए ये 2 होना चाहिए, है ये 1। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, वो लाइन आपका ना याद रखनी है आपने। लाइन में क्या बोलता हूं कि ऐसा रिएक्शन जो दिखता सेकंड ऑर्डर है, होता फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो दिखता सेकंड है वो 2 रिएक्टेंट की वजह से, होता फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि उसमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? सोडो फर्स्ट ऑर्डर। ये जो मैंने गुफ्तगू इधर की है ना, वो ही गुफ्तगू आप इधर कर से, वही गुफ्तगू इधर करें। वो गुफ्तगू भला क्या है? वो ये है कि आपके पास ना, आपके पास यह टशी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मैं इसको ना मुख्तसर करके CH3 टेकन थ्राइस CBr, दिस इज टशी, इसकी ना हाइड्रोलिसिस करवाएं वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये इसकी जगह पे OH आ जाएगा, वाटर में है ना, वाटर में H और OH है, तो ये HBr के साथ मिलकर HBr और इस Br की जगह पे ये OH आ जाएगा, तो ये आपके पास CH3 टेकन थ्राइस COH और साथ HBr बन गया। बिल्कुल वही बात जो मैंने इधर की। अगर इसमें की मैं रेट इक्वेशन लूं, रेट दैट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन इज CH3 टेकन थ्राइस CBr एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मैं वही गुफ्तगू जो इधर की वही इधर करूंगा, यहां पे भी इसके ऊपर 1 आएगा। व्हाट इज में लार्ज एक्सेस, ये 0 है, तो दिखता तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी इसका ऑर्डर तो फर्स्ट है, लेकिन टेक्निकली हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज द सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट, जितनी मैंने आपको बातें बताई है ना, मैं इन सब को एक टेबल की सूरत में आपको बताना चाहता हूं। देखो, ये टेबल आपको आना चाहिए। इस टेबल में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल, सोडो, सबके, और फिर मैंने सिर्फ आपको इसके एग्जाम्पल, मैं आपको ना एग्जाम्पल याद करवाना चाहता हूं। बाज दफा आपको ना कम से कम आपको इतनी एग्जाम्पल तो आनी चाहिए ना, कुछ मैंने डिस्कस कर दी, कुछ बाकी आपको लिख दी, तो ये टेबल आपने अच्छी तरह देखना है। एक और बहुत खूबसूरत बात, 2 लफ्ज होते हैं, एक होता है मोलेकुलरिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं इन दोनों में आपको फर्क बताना चाहता हूं। वाला क्वेश्चन कहां से रेज हुआ? देखो, ये जो आपके पास आया ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एक दफा ना पहले एंट्रीज में पूछा जा चुका है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, इसका ऑर्डर आपने कितना बताया? फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इसकी मोलेकुलरिटी कितनी है? 1 + 1, इसकी मोलेकुलरिटी 2 है, 2 है। अच्छा, मोलेकुलरिटी कहां से मालूम होती? मोलेकुलरिटी ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, उनका सम मोलेकुलरिटी कहलाता है। तो इसका मतलब है मोलेकुलरिटी मालूम करने के लिए किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है? नो, कोई जरूरत नहीं। मोलेकुलरिटी एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंट। मैं आपके साथ ना ये एक टेबल शेयर कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इस टेबल को वेटेज देंगे। इसमें पहले मोलेकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन,
तो और दूसरी तरफ तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिख के भी दी। दूसरी बात, इट इज मोलेकुलरिटी के बारे में, इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें ए और बी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, दोनों का सम ले लो तो आपके पास मोलेकुलरिटी आएगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने एक और बात की थी, उसमें हमने ए और बी को नहीं लिया था, उसमें हमने एक्स वाई या एम एन को लिया था। मोलेकुलरिटी ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। मोलेकुलरिटी जो है वो सिंपली इंडिकेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये जो है ना इसके लिए यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, स्टडी करना पड़ता है रिएक्शन। मोलेकुलरिटी वो हमेशा होल नंबर में होती है। मोलेकुलरिटी ना तो जीरो होगी, ना नेगेटिव में होगी, ना फ्रैक्शन में होगी। जीरो भी नहीं मोलेकुलरिटी, नेगेटिव भी नहीं होगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी। और जो ऑर्डर फ्रैक्शन है ये इन तीनों कैटेगरीज में एग्जिस्ट करता है। और मोलेकुलरिटी की वैल्यू जो है ना वो 3 से ज्यादा हो सकती है, और ऑर्डर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। और फिर एग्जांपल लास्ट में, यही एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसी को यहां कोट किया गया है। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप मोलेकुलरिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप पीएचडी कर लें। कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको आने चाहिए, कहीं पे वो पूछता है तो आपको आना चाहिए। स्टूडेंट, ये यहां पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन, इसके तरफ। स्टूडेंट, अब हम ना हाफ लाइफ पीरियड इसको डिस्कस करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड जिसे T1/2 कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, यानी वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की हाफ, आधी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एंटीटेस क्या कहता है? एंटीटेस कहता है कि आपको हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशन का पता होना चाहिए। असल यहां से एंटीटेस शुरू होगा। अब देखो हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है। T1/2 और यहां मैं n ले रहा हूं, n मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n-1, 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें T1/2 हाफ लाइफ, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज A? A is important. A is called initial concentration of reactants, यानी जब आप रिएक्शन शुरू करते हैं उस वक्त रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन होगी हम उसको A कंसीडर करेंगे। अब जरा आइएगा, मैं रिलेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 है। अब यहां 0 पुट करें, 0 -1 दैट इज इक्वल टू -1। अगर बेस का एक्सपोनेंट -1 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस केस में हाफ लाइफ जो है T1/2 इंटू ये मैं यहां 0 पुट करूंगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब हमें इस रिलेशन की लैंग्वेज आनी चाहिए। यह रिलेशन क्या कहता है? यह रिलेशन हमें कहता है कि जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे हाफ लाइफ भी कम होती जाएगी। मसलन मैं फर्ज कर रहा हूं, अगर आपके पास एक रिएक्शन है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज आपने 2 मोल पर dm³ ये लिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसकी हाफ लाइफ सपोज, इसकी हाफ लाइफ जो है ना T1/2 वो मैं फर्ज करता हूं 10 मिनट्स है। अब अगर आप दोबारा यही रिएक्शन करें और अब आप इनिशियल कंसंट्रेशन 2 के बजाय 1 मोल पर dm³ ले लें, तो अब क्या अब भी इसकी हाफ लाइफ 10 मिनट होगी? आंसर है नहीं। अब 10 मिनट से क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे वैसे, और इसके बरक्स जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हाफ लाइफ भी बढ़ती जाएगी। ये मैं किसके बारे में कह रहा हूं? ये मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। अगर आप यहां पे 1 लें, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, a रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड ही नहीं करता। क्या मतलब? मैं फर्ज करता हूं ये जो मैंने बात की ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 2 ली, हाफ लाइफ 10 है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप 1 कर दें, आधी कर दें, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 मिनट्स ही रहेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन इससे भी कम करते जाए, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अ चेंज इन कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द हाफ लाइफ। दिस वन इज इन केस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब दूसरी बात, मैं आता हूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। अब यहां 2 पुट करें, 2 - 1 दैट इज इक्वल 1। अब आपके पास रिलेशन क्या बना? हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, हाफ लाइफ कम होती जाएगी। एंड इंक्रीज इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस द हाफ लाइफ। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 2 के बजाय अब 4, 6, 8 बढ़ाते जाओगे, हाफ लाइफ 10 के बजाय 8, 6, 4, 5, 3 कम होती जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह अब थर्ड ऑर्डर की बात भी कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर में आप जानते हैं ना कि अगर मैं यहां पे 3 लूंगा, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है a का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे a का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये कब? जब आप किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड ऑर्डर। ये तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया, और इस रिलेशन के अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज वो मैंने आपको बताया। इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें भी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए और हाफ लाइफ के दरमियान ये बने हुए हैं। आप इन ग्राफ को भी देखेंगे, इनको याद रखेंगे, और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको आंसर करेंगे। मैं कुछ आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे पास ना, यानी ये जो मैंने गुफ्तगू की है ना, इसको एक और अंदाज में आपके सामने पेश करता हूं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और वो जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। ये मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं। आज पहले भी हमने इस रिएक्शन को देखा है। 2N2O5 goes to 2N2O4 plus O2। ये मेरे पास है। दिस वन इज द डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटऑक्साइड। आपने इसके बारे में, अगर आप इसका रेट लिखोगे ना, रेट, तो इसका K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और इसका एक्सपोनेंट 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 2-3 बातें इसके बारे में, 2-3 बातें। पहली बात, ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसका OR जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 1 है। दूसरी बात, इसकी जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ वो 24 मिनट है, 24 मिनट। और ये मैं बात कर रहा हूं 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी ये आपको आनी चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखनी है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मैंने ऊपर आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करेंगे, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने बात आपको बताई फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। अब इसमें देखिएगा, ये जो मैंने गुफ्तगू की है, आप ना एक काम करें, आप ना ये N2O5 इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो ले लो 1.0 मोल पर DM क्यूब। ये इतनी, ये है A इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आप काम करो, अब आप देखिएगा कि 24 मिनट के बाद, आफ्टर 24 मिनट, ये 24 मिनट इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ 24 मिनट। इसके बाद ये आपके पास 0.5 मोल पर DM क्यूब रह गया, इतना रह गया। अच्छा, नेक्स्ट 24 मिनट्स के बाद, आई मीन आफ्टर 48 मिनट, यानी दैट इज द सेकंड हाफ लाइफ। तो सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये आपके पास बच गया 0.25 मोल पर DM क्यूब, ये बचा। अच्छा, आगे बढ़ो, अगले 24 मिनट के बाद, यानी ये 72 मिनट का मतलब क्या हुआ? 72 मिनट का मतलब हुआ कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद आपके पास ये होगी जी थर्ड हाफ लाइफ T1/2। उसके बाद ये आपके पास रह गया, इसका भी हाफ कर लो, 0.125
मोल पर, ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी मैंने हाफ कर दिया। अब एक तो गुफ्तगू का ये अंदाज है, अब एक और गुफ्तगू का अंदाज, वो क्या, ये आपके पास ना, मैं परसेंटेज के सेंस में बात करता हूं, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, अब ये मैं एमसीक्यू बोल रहा हूं, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, या और ये मेरी सारी गुफ्तगू याद रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए है, ये मेरी बात, मैं किसी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को टारगेट नहीं कर रहा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास रिएक्टेंट कितना बचा, 50%, ये लेफ्ट बच गया। प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो गया, 50%, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा नेक्स्ट पढ़ो, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितना बचा, 25% लेफ्ट बचा, इतना बचा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया 75%, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ठीक हो गया। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 72 मिनट, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, बच कितना गया, बच ये आपके पास लेफ्ट आपके पास है जी 12.5%। अच्छा प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया ये जी 87.5% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इससे अगली हाफ लाइफ के बाद इनका हाफ कर दो, उससे अगली हाफ लाइफ के बाद इनका हाफ कर दो। मैं गुफ्तगू किसके बारे में कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कर रहा हूं। अच्छा सारे का सारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना वक्त लगेगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है, इन्फिनिट, इन्फिनिट, लामहदूद, लामहदूद, लामहदूद। मैंने एक दिन आपको बात समझाई थी, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये रिएक्टेंट की सारी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना वक्त लगेगा, लामहदूद, इन्फिनिट। हाँ अब ये ठीक है कि प्रोडक्ट तेजी से रिएक्टर तेजी से प्रोडक्ट, लेकिन वक्त लगेगा सारा के सारा। एक दिन मैंने आपसे कहा था ना कि कायनात में कोई भी रिएक्शन एब्सोल्युटली इरिवर्सिबल नहीं होता। हम कहते हैं ना द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, नो, द रिएक्शन गोज टू ऑलमोस्ट कंप्लीशन। अगर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन हो जाए फिर तो रिएक्टेंट की सारी मिकदार कुछ वक्त के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ मिकदार अनरिएक्टेड फॉर्म में रहती है, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन। अच्छा एक तो मैंने आपको ये अपने अंदाज में बातों को समझाया, अब एमसीक्यू आएगा तो उसको कैसे आप डील करते हैं, ये आपके इल्म पे, आपकी महारत पे, आपके शऊर पे डिपेंड करता है। एक मैं और एग्जांपल की तरफ आपको लाता हूं। मेरे पास ना ये यूरेनियम है, यूरेनियम, ये यूरेनियम मैं लेता हूं 92 to 35। अब इस यूरेनियम का डिके होता है, मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने जा रहा हूं, मैं आपके पास रेडियो एक्टिव डिके उसकी बात कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव डिके। ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, इनमें जो हाफ लाइफ है ना, इनकी हाफ लाइफ भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, जस्ट लाइक दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी तरह इनकी हाफ लाइफ भी। अब आप जानते हैं ना ये यूरेनियम 92 to 35, यूरेनियम 92 to 35, इसकी जो हाफ लाइफ है ना, ये मैं तीन तरह से लिखूंगा। इसकी हाफ लाइफ है 710 मिलियन ईयर्स। अच्छा मुश्किल है समझना, चलें 7.1 क्रॉस 10⁸ ईयर्स, ये भी मुश्किल समझना, चले यूं तो होगा ना फिर 71 करोड़ साल, इतना, ये इसके हाफ लाइफ। मतलब क्या है 71 करोड़ साल इसके हाफ लाइफ, इसका मतलब है कि अगर आप 1 kg मीन 1000 ग्राम, अगर आप 1000 ग्राम यूरेनियम लेते हैं 92 to 35, तो इतने ड्यूरेशन के बाद 7.1 क्रॉस 10⁸ ईयर्स, 71 करोड़ साल के बाद ये आपके पास ना ये 0.5 kg रह जाएगा, आई मीन 500 ग्राम रह जाएगा, ये आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। अच्छा अगले 71 करोड़ साल के बाद, 71 करोड़ साल के बाद यानी आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, ये आपके पास ना इसका भी हाफ रह जाएगा, यानी 250 ग्राम रह जाएगा। अगले 71 करोड़ साल के बाद इसका भी हाफ, अगले 71 करोड़ इसका भी हाफ। इस तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसकी कंसंट्रेशन, लेकिन मैं वही बात करूंगा
कि 1 kg यूरेनियम को मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिट, लामहदूद टाइम लगेगा। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। एक और चीज, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे मालूम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स है। उन मेथड्स में आपके पास एक तो है ना हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है वो मेथड, पंजाबी में कहते हैं तुक्का लगाना। तो हिट एंड ट्रायल जिसमें आपके पास कोशिश की, गलती भी हो सकती है, ठीक भी हो सकता है। दूसरा आपके पास आता है डिफरेंशियल मेथड। तीसरा जो है ना वो आपके पास आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की मदद से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। फोर्थ वन जो आपके पास है ना वो हाफ लाइफ मेथड। फिफ्थ वन जो है ना दैट इज मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ये आपके पास वेरियस मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको ज्यादा फोकस किया और एंड पे फिर हमने हाफ लाइफ पीरियड इसको भी डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।